हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम इंडियन रेनेसा की चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि रेनेसा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो इंडियन रेनेसा प्रारंभ हुआ, भारतीय पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, अर्थात भारत के जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार है उसकी जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसको इंडियन रेनेसा है वो कहा जाता है। और इस इंडियन रेनेसा का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है, उसके जो अग्रदूत है वो राजा राम मोहन राय को है वो माना जाता है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय के प्रयास से भारत है वो आधुनिकता की ओर अग्रसर होता है और किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद है उसका भी है वो एक प्रकार से विकास है वो होता है राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की सहायता से किस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, किस प्रकार उन्होंने वेदों पे आधारित है, वेद और उपनिषद पे आस्था रखते हुए वेदांत दर्शन और जो पाश्चात्य जो विचारधारा है उनका समन्वय कर करके है वो किस प्रकार है भारतीय समाज और भारतीय जो धर्म है उसके गौरव को पुनर्स्थापित है वो करने का जो प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने। और किस प्रकार इस उन्होंने तार्किकता और वैज्ञानिक सोच और जो मानवतावाद है उसका प्रवर्तन किया, जिससे भारत आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ। और भारतीय और समाज में और धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसके कारण से जो लोगों के अंदर दूरियां पैदा हो गई थी, तो विभिन्न धर्मों के अंदर है वो एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किस प्रकार किया, किस प्रकार उन्होंने पूर्व और पश्चिम के जो दर्शन है, जब पूर्व और पश्चिम की जो विचारधारा है उसमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। और उनके द्वारा किए गए प्रयास से है वो किस प्रकार हमारा जो गौरव है वो पुनः स्थापित हुआ। लेकिन जो राजा राम मोहन राय का, जैसे हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि 1830 के अंदर है राजा राम मोहन राय है वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ इंग्लैंड जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय की अनुपस्थिति में है वो ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो रामचंद्र विद्यावागीश है और जो द्वारकानाथ टैगोर है वो एक प्रकार से उनकी बागडोर है वो संभालते हैं। तो 1833 में जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है तो एक तरह से वहाँ ब्रिटेन के अंदर ही है उनकी ब्रिस्टल के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो ब्रह्म समाज को इससे बड़ा धक्का लगा और ऐसी स्थिति में ब्रह्म समाज के सदस्यों की संख्या वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और ऐसी स्थिति में इनका, जैसे मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय के जो घनिष्ठ मित्र थे द्वारकानाथ टैगोर हैं, वो एक प्रकार से है ब्रह्म समाज की बागडोर संभालते हैं। पहले है जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो ऐसी स्थिति में रामचंद्र विद्यावागी से वो संभालते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर है वो द्वारकानाथ टैगोर संभालते हैं। और 1843 में द्वारकानाथ टैगोर के पश्चात है उनके जो पुत्र है वो देवेंद्रनाथ जो टैगोर है, ये देवेंद्रनाथ ठाकुर है, वो ब्रह्म समाज से वो जुड़ जाते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो जो 1843 के अंदर वो ब्रह्म समाज का नेतृत्व वो संभालते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर अब जानते हैं कि उन्होंने उपनिषदों में उनकी गहरी आस्था थी और उनके समय की जो उन्होंने जो उपनिषदों की सहायता से जो सत्य की जो खोज है वो करने और उसका प्रचार करने की उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी। और इसके लिए उन्होंने कुछ उपनिषदों को के आधार पर वो ब्रह्म समाज को संचालित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या कि तत्वबोधिनी मासिक पत्रिका है वो निकाली और 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा है उसकी स्थापना की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से जो ब्रह्म समाज को जो ईसाई और जो कर्मकांड है उसके प्रभाव से बचाना था। और उनके प्रयासों से ब्रह्म समाज की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म भारतीय समाज और धर्म है उसको उनकी बुराइयों को उजागर कर रहा था। तो आगे चल कर के जो ब्रह्म समाज के जो सदस्य हैं उनमें कुछ मतभेद हो जाता है और कुछ समय उसके कुछ सदस्य हैं वो वेदों की जो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते थे और उनका मानना था कि बुद्धि और तर्क के आधार पर है वो प्रत्येक बात की जांच करनी चाहिए और
इसके जो देवेंद्रनाथ जो टैगोर है, उन्होंने जो केशव चंद्र सेन है उनको 1857 के अंदर इस संस्था का जो आचार्य है वो नियुक्त कर दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो केशव चंद्र सेन और उसके उसके जो सहयोगी हैं वो एक प्रकार से ब्रह्म समाज का संचालन है वो पाश्चात्य विचारधारा के आधार पर करना चाहते थे, जबकि देवेंद्रनाथ जो टैगोर है वो उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म समाज का संचालन करना चाहते थे। तो इस बात को लेकर के क्या है कि दोनों में मतभेद हो जाता है। तो केशव चंद्र सेन और जो देवेंद्रनाथ टैगोर के जो मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो 1866 में ब्रह्म समाज है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व के अंदर जो परंपरागत ब्रह्म समाज था, जो कि उपनिषदों के आधार पर जो संचालित करना चाहता था, वो आदि ब्रह्म समाज है वो कहलाया। और जो केशव चंद्र सेन है उनके नेतृत्व के अंदर ये उसके सहयोगी है, उनके समूह के द्वारा है जो ब्रह्म समाज का जो संचालन किया गया उसमें भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो इस प्रकार 1866 के अंदर है वो ब्रह्म समाज के अंदर फूट पड़ जाती है और ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हो जाता है, जिसको आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज है वो कहा गया। तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप है वो एक तरह से जब ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो उपनिषदों के समर्थक थे और उपनिषदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे। और उन्होंने जो ब्रह्म समाज नामक एक पुस्तिका भी वो भी निकाली थी उन्होंने। तो देवेंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने तो क्या है कि तत्वबोधिनी सभा है, तत्वबोधिनी पत्रिका है, जो तत्वबोधिनी स्कूल है उसकी भी स्थापना की। और जैसे मैंने आपको ब्रह्म समाज नामक एक पुस्तिका निकाली। तो इन चार साधनों के द्वारा है वो ब्रह्म समाज का वो संचालन करना चाहते थे। और उन्होंने जो ब्रह्म समाज जो पुस्तिका उसमें ब्रह्म समाज के नियमों का है वो भी उल्लेख उन्होंने किया। तो और इस समाज का विधान बना करके वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जब 1866 के अंदर जो केशव चंद्र सेन है उसने जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो वो एक प्रकार से, हालांकि जो केशव चंद्र सेन है वो ज़्यादा ही उदार थे, ज़्यादा उदारवादी विचारों के थे और वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से भी काफ़ी प्रभावित थे। और जो वो एक तरह से उन पर ईसाई धर्म का भी काफ़ी प्रभाव था और उनके नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज है वो ईसाई धर्म की तरफ है वो झुकने लगा था। और उन्होंने एक प्रकार से ईसाई धर्म की जो पूजा पद्धति है उनको भी अपनाना शुरू किया। सभी धर्मों की जो पूजा पद्धति है उसको अपनाना प्रारंभ किया। और वो एक प्रकार से केशव चंद्र सेन ये मानते थे कि वो ब्रह्म समाज को एक विश्व धर्म है वो बनाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सभी धर्मों की उपासना है वो ब्रह्म समाज में करनी प्रारंभ कर दी। तो मिशनरियों में उनकी एक तरह से काफ़ी इज्जत थी। तो जब 1870 में जब वे इंग्लैंड गए केशव चंद्र सेन, तब उन्होंने उनका जो भव्य स्वागत किया गया ईसाइयों के द्वारा। और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के आंदोलन है उसको एक अखिल भारतीय रूप प्रदान किया, क्योंकि वो काफ़ी उदार थे, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म समाज को एक तरह से अखिल भारतीय स्वरूप है वो प्रदान करने का जो श्रेय है वो केशव चंद्र सेन को है। केशव चंद्र सेन ने एक एशियाटिक जो मिरर है वो निकाला और उन्होंने एक भारतीयों की शिक्षा के लिए उन्होंने एक लेख लिखा कि एन अपील टू द ब्रिटिश नेशंस है, जिसकी प्रति इंग्लैंड के अंदर भी बांटी गई। जो इंडियन मिरर जो मैंने बताया उसका प्रकाशन केशव चंद्र सेन ने किया और उस इंडियन मिरर के माध्यम से भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सुधार का उल्लेख उसमें किया। उन्होंने एक 1863 में वाम बोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली जो केवल स्त्रियों की आवश्यकता पर है वो बल देती थी। उन्होंने संगत सभा का निर्माण किया। केशव चंद्र सेन के प्रयत्न से जो ब्रह्म समाज है उसका जो प्रचार है वो संपूर्ण भारत के अंदर हो गया। मतलब ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप देने का जो कार्य है वो केशव चंद्र सेन का था। उन्हीं के प्रयास से जो 1872 के अंदर है नेटिव मैरिज एक्ट वो पारित हुआ, जिसके द्वारा एक पुरुष वो एक स्त्री से विवाह कर सकता था और लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए इस एक्ट के अनुसार, नेटिव मैरिज एक्ट के अंदर, जो इनका महत्वपूर्ण कार्य था। तो 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है वो स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना था। जो मजदूर वर्ग की शिक्षा है और सस्ते साहित्य का निर्माण है और नशाबंदी आदि पर भी उन्होंने कार्य किया।
उन्होंने सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इससे इस तरह से हम कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन ने राजा राम मोहन राय के विचारों को एक तरह से क्रियात्मक रूप प्रदान किया, और उनके विचार, केशव चंद्र सेन के विचार काफ़ी उदार थे। वेदों का उन पर उनका विश्वास तो था केशव चंद्र सेन का, लेकिन वो वेदों को अंतिम नहीं अंतिम ज्ञान नहीं मानते थे। और वो राजा राम मोहन राय से का स्थापित जो ब्रह्म समाज, उसको एक कदम आगे वो बढ़ गए थे। उनसे राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों पर ही नहीं चलना चाहते थे, अभी तो उसके अंदर कुछ और जोड़ना चाहते थे, ऐड करना चाहते थे। तो 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह वो कूच बिहार के राजकुमार से किया। और उस समय जो वर वधू उनके दोनों ही नाबालिग थे। और इस विवाह के कारण, और जबकि उन्हीं के प्रयास से वो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, जिसके अंदर लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन इसी का उल्लंघन खुद नहीं कर लिया। तो इस कारण से केशव चंद्र सेन की काफ़ी आलोचना हुई। और ब्रह्म समाज में जो ब्रह्म मैरिज एक्ट जो 1872 में था, जो उन्होंने पारित करवाया था, और उन्होंने से भी इस कानून का उल्लंघन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में केशव सेन की जो प्रतिष्ठा उसको गहरा आघात लगा, और कुछ सदस्य उसके विरोधी हो गए। और फलस्वरूप एक बार पुनः है जो ब्रह्म समाज है, वो एक बार जो ब्रह्म समाज है वो पुनः विभाजित हो जाता है। 1878 के अंदर ब्रह्म समाज के अंदर दूसरी फूट पड़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जो केशव चंद्र सेन के जो विरोधी थे, जिसमें आनंद मोहन बोस थे, शिवनाथ शास्त्री थे, विजय कृष्ण गोस्वामी थे, आदि ने मिलकर के उन्होंने एक अलग ब्रह्म समाज स्थापित कर लिया, जिसको साधारण ब्रह्म समाज है वो कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ब्रह्म समाज है वो 1866 के अंदर 2 भागों में बटा। और अब जो केशव चंद्र सेन से विरोधी होने के कारण से ब्रह्म समाज है, उसमें एक विभाजन और हो जाता है। तो एक तरह से जो केशव चंद्र सेन ने भारतीय धर्म और समाज में सुधार के लिए वो काफ़ी योगदान दिया। इन्होंने कलकत्ता में एक स्कूल भी स्थापना की, और तत्व जो कौमुदी और जो ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन है नामक 2 पत्रों का प्रकाशन भी किया। और 1884 में इन्होंने एक जो साप्ताहिक जो पत्रिका है उसको प्रारंभ किया, और 1860 में ब्रह्म बालिका स्कूल है उसकी स्थापना की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्म समाज है, जिसकी स्थापना 1828 के अंदर है, वो राजा राम मोहन राय ने है वो की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो वो जो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो एक प्रकार से 1830 के अंदर वो इंग्लैंड चले जाते हैं, 33 के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके उत्तराधिकारी है, जिसमें देवेंद्रनाथ द्वारकानाथ टैगोर है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, रामचंद्र विद्यावागीश है, या हम कहें केशव चंद्र सेन है, उन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन जो आज है वो ब्रह्म समाज है वो जो लगभग लुप्त हो चुका है, और इसके द्वारा सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो प्रयास किया गया, और भारत के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना है वो स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से है वो राजा राम मोहन राय के नेतृत्व के अंदर जो भारतीय समाज और भारतीय धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन चला, जिससे कि भारत में आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, और एक तरह से जो ईसाई धर्म है उसके प्रहार को जो भारतीय धर्म और समाज पर जो प्रहार कर रहे थे, उसको रोकने में काफ़ी हद तक है वो मदद मिली। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो राजा राम मोहन राय है वो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। तो इसके आगे जो दयानंद सरस्वती वगैरह है, प्रार्थना समाज है, उसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।